Welcome students. Let's study anthropology through the anthropology lens. आज हम एंथ्रोपोलॉजी को समझेंगे डिटेल में वर्ड टू वर्ड और एंथ्रोपोलॉजी को ब्रेक डाउन करके समझेंगे उसके वर्ड्स को. लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स. व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? लेट्स ब्रेक द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी दो वर्ड से बना है, स्पेशली ग्रीक वर्ड से बना है, एंथ्रोपोस एंड लॉगस. एंथ्रोपोस मीन्स ह्यूमन एंड लॉगस मीन्स स्टडी, टू स्टडी स्पेशली. सो एंथ्रोपोलॉजी को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो क्या देखा कि टू वर्ड्स से बना, ह्यूमंस एंड स्टडी. दस एंथ्रोपोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स मीन स्टडी ऑफ ह्यूमंस. अब इसको हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं. इमेजिन करो कि एक ट्रैवलर है जिसका नाम है एंथ्रो. ट्रैवलर का नाम ही एंथ्रो है. अब वाइल ट्रैवलिंग उसको इमेजिन होता है दैट कि हु आर वी, वेयर डिड वी कम फ्रॉम एंड व्हाई ह्यूमंस आर लाइक ह्यूमंस. ह्यूमंस बाइपेडल है और हमने सुना है कि हम बंदर या एप से इवॉल्व होके ह्यूमंस हुए. तो बंदर और एप्स या फिर मंकीज, एप्स, प्राइमेट्स, वो तो क्वाड्रीपेडल है. सो वी आर बाइपेडल. हाउ एंड व्हाई? तो जब एंथ्रो, जो कि ट्रैवलर का नाम है, वो स्टडी कर रहा है अबाउट हिमसेल्फ, तो इस जर्नी को हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी. अगर वर्ड क्लियर हुआ हो तो हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? Anthropology is a scientific study of human beings, and especially it's an academic study of humanity. Now let's break the word academic and humanity. Academic मतलब हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एकेडमिक स्टडी. अब किस चीज की एकेडमिक स्टडी है? ह्यूमैनिटी की. और ह्यूमैनिटी क्या होता है? In simple words, human race. When we study human races and its evolution in schools, colleges and universities, उसको हम रिफर करेंगे कि it is an academic study of humanity. और हम इस ह्यूमैनिटी की स्टडी में पढ़ते क्या क्या, फोकस कहाँ कहाँ रहता है? ओरिजिन पे. किसका ओरिजिन? ओनली ह्यूमंस का. हम इसमें एनिमल्स को भी पढ़ते हैं, बट एनिमल्स को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम मंकीज, एप्स, प्राइमेट से होके हम इधर तक पहुंचे, ह्यूमंस तक इवॉल्व हो होके ओरिजिन. तो हम वो देखते हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ से है. इवोल्यूशन और ओरिजिन टू वर्ड्स क्लियर हुआ. ओरिजिन मतलब हमारा ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इवॉल्व हम किस प्रोसेस से इवॉल्व होते होते हैं. देन हमारा कल्चर कितना इवॉल्व हुआ है. कितना इवॉल्व हुआ है? कोई भी कल्चर कंप्लीट इवॉल्व नहीं होता कोई भी स्टेज पे. वो एक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है. हम अभी भी जो हमारा प्रेजेंट कल्चर है हम उसको डेवलप्ड बोलते हैं, बट डेवलप्ड है, बट कंप्लीट डेवलप नहीं है. वो आगे आने वाले टाइम पे फर्दर और आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल. लाइक हम अगर 50 इयर्स बैक जाएंगे तो ये जेनजी कल्चर एंड ऑल ये सब नहीं था. अभी प्रेजेंट टाइम पे हम क्या देख रहे हैं? जेनजी कल्चर, जेन अल्फा कल्चर. तो ये सब हम किस वजह से देख रहे हैं? क्योंकि कल्चर भी इवॉल्व होता है टाइम के साथ, तो हम कल्चर की स्टडीज करते हैं. और जब हम कल्चर की स्टडी करते हैं तो हमको कंपैरिजन के लिए दूसरे कल्चर्स का नॉलेज होना भी जरूरी है. लाइक ट्राइबल कल्चर. अब हमारे पास्ट कल्चर को हम दो ही वे में जान सकते हैं. या तो जो प्रिमिटिव कल्चर प्रेजेंटली अवेलेबल है लाइक ट्राइबल्स, उनको समझ के हम अपने पास्ट कल्चर्स को समझ सकते हैं. या तो फिर जो मटेरियल रिमेन्स हमको प्रोवाइडेड होते हैं थ्रू आर्कियोलॉजी, उसके थ्रू हम पास्ट कल्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पहले के कल्चर कैसे हुआ करते थे और अभी के प्रेजेंट कल्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है, और कैसे वेरी कर रहा है, कैसे टाइम टू टाइम वो इवॉल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल नीड्स, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक नीड्स एंड डिफरेंट नीड्स की वजह से. और सोसाइटी भी हमारी इवॉल्व हो रही है. पहले सोसाइटी में हम पढ़ते थे कि देखते हैं कि जॉइंट फैमिलीज होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती है. नाउ हम देख रहे हैं कि इवॉल्व जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में इवॉल्व होती है. नाउ हम देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से इवॉल्व होकर वापस जॉइंट फैमिली में मर्ज हो रही है. उसका रीजन क्या? व्हाई दिस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ स्पैन, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में. देन लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ.
हम जो लैंग्वेज यूज करें डिफरेंट लोकेलिटी पे हम देखेंगे एक्सेंट्स चेंज होते हुए देखेंगे, और थोड़ा हम डिफरेंस जाएंगे तो कंप्लीट लैंग्वेज चेंज होते हुए देखेंगे। तो लैंग्वेज में डिफरेंस कैसे है दो कल्चर में, और लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ? किसी ने तो लैंग्वेज बनाया होगा ना, क्योंकि ओनली ह्यूमंस आर अ स्पेसिफिक वन जिसके पास लैंग्वेज है। अदर एनिमल्स के पास लैंग्वेज जैसी चीज नहीं है, बोलते हैं ना। खास करके देख, ह्यूमंस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिटेल में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ, यही सब हम एंथ्रोपोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। अब नाउ लेट्स ब्रेक द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो हमने देख लिया, लेट्स ब्रेक द डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन भी तो करना है ना हमको। एग्जाम्स में हम लोग बेसिक वे में तो नहीं लिख सकते, हमको थोड़ा सा एकेडमिक वे में लिखना जरूरी है। तो हम पहले एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, देन हम एक थिंकर के थ्रू डेफिनेशन पे जाएंगे। Anthropology is a holistic study of humans and their biological, cultural, social, and linguistic aspects across time and space. Now let's break this definition. एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी है ह्यूमंस की, जिसमें बायोलॉजी, कल्चर, सोसाइटी एंड लैंग्वेज सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। लाइक सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी में हम खाली सोशल एस्पेक्ट को काउंटर करते हैं। उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी एक ह्यूमन के सारे डायमेंशन को, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी, कल्चरल को भी, सोसाइटी को भी, सोशल एस्पेक्ट उनका कैसा है, देन लैंग्वेज में कैसे उनका डिफरेंस आता है या क्या है, वो हम सारे एस्पेक्ट्स को अक्रॉस टाइम एंड स्पेस हम समझते हैं। अक्रॉस टाइम एंड स्पेस का मतलब फ्रॉम डिफरेंट टाइम पीरियड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। हम खाली एक जगह के एक टाइम पीरियड को नहीं समझते, हम ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफरेंट टाइम पीरियड को और डिफरेंट स्पेसेस को, स्पेसेस मतलब प्लेसेस को हम उसके बेसिस पे हम एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ते हैं, कोई एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं। अब लेट्स डील विद ईबी टाइलर। हु इज ईबी टाइलर? ईबी टाइलर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को कैसे डिफाइन किया? एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ कल्चर। मींस वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के फादर थे। तो वो कल्चर के बेसिस पे ही मोस्टली फोकस था उनका डेफिनेशन, कि साइंस ऑफ कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स एक्सेट्रा, वो सब इंक्लूडेड है उसमें, कल्चर में। उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। नाउ लेट्स डील विद द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। देखो, टू इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं जो कि ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में वेरी करते हैं। फर्स्ट है ब्रिटिश स्कूल, जो कि हमको बताता है कि देर आर थ्री ब्रांचेस: बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल, एंड आर्कियोलॉजिकल। और सेकंड इंपॉर्टेंट स्कूल है अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो कि ऑल द फोर ब्रांचेस को डील करता है। उसमें आएगा बायोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये all the four branches are included in the American School of Anthropology। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, बिकॉज लास्ट ईयर एमसीक्यू के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर। सो हमको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। लोगों को इतना पता रहता है कि फोर ब्रांचेस है, बट कौन सी स्कूल ने कौन से ब्रांचेस दिए वो इतना डिटेल में नहीं पता रहता। अब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन इवोल्यूशन, फॉसिल्स, बोन्स, जेनेटिक्स। अब ह्यूमन इवोल्यूशन तो हमने देखा कि हाउ ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम monkeys, apes, और वी कैन कंसिडर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स से हम कैसे ह्यूमंस में इवॉल्व हो, उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है स्टेज बाय स्टेज, वो हम कैसे समझते हैं, या फिर हम कैसे अपने बैकग्राउंड को देखते हैं, उसको पढ़ने के लिए हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। अब फॉसिल स्टडीज, फॉसिल्स को हम कैसे स्टडी करेंगे? आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे जब हम फॉसिल रिमेन्स हमको मिलते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि ये फॉसिल्स कौन से प्राइमेट्स के हैं या ह्यूमंस के कितने ईयर बैक के हैं। ह्यूमंस के पहले की जो स्कल्स थे, हैंड्स थे, जो पेल्विक गर्डल्स थे, ये सब का साइज एंड शेप कैसा था,
जैसे फॉर एग्जांपल, जब अ, जैसे होमो निएंडरथाल है, होमो, अभी हम लोग होमो सेपियन सेपियंस के स्टेज पे हैं, बोलते हैं ना। हमने फिर उसके पहले प्रीवियस स्टेजेस देखते थे, जैसे होमो निएंडरथाल, होमो स्केलेंथ्रोपसिस। तो हम ये सारे स्टेजेस से कैसे पास ऑन हुए, वो फॉसिल रिमेन्स के बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि पहले के फॉसिल में उनका स्कल का जो साइज एंड शेप था, ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, वो सब डिफरेंस हम प्रेजेंट हमारे जो सेपियन स्टेट से कंपेयर करते रहते हैं। अब बोन्स हो गया, बोन्स में हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे पहले के जो फॉसिल्स थे उनमें जो लेग के बोन्स हैं, जैसे फीमर बोन हो गया, फिर हैंड के बोन्स है, वो सब में साइज और शेप में क्या डिफरेंस था। क्योंकि पहले हम लोग क्वाड्रीपेडल थे, क्वाड्रीपेडल मतलब हम जो लेग्स से चारों पे चलते थे, और बाईपेडल जो हम अभी प्रेजेंट है, उसमें क्या हम ओनली टू लेग्स यूज करते हैं, और जो हमारे टू हैंड्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं फर्दर चीजों को यूज करने के लिए, इसलिए हम मैनिपुलेट कर पाते हैं। इसलिए हमारे पास लीजर टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास हैंड्स का मूवमेंट इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो बोन्स की स्टडी करेंगे हम। बोन्स में भी हमको कुछ कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसमें खाली जो बेसिक टर्म्स है, लाइक लेग्स कैसे शॉर्ट होते जाते हैं टाइम के साथ, या लॉन्ग होते जाते हैं, फिर हैंड्स की साइज कैसे लॉन्ग होती जाती है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मंकीज है, तो उन लोग ज्यादा करके जंपिंग पे या फिर ट्री टू ट्री ब्रेकिएशन पे अपना लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं। तो उन लोग का जो ब्रेकिएशन है ट्री टू ट्री, तो उन लोग के हैंड नॉर्मली लॉन्ग होगी, क्योंकि उन लोग हैंड पे ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। और हम लोग के लेग्स ज्यादा लॉन्ग होंगे, बिकॉज हम वॉकिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वही एक बेसिक डिफरेंस हम धीरे धीरे टाइम के साथ समझ जाएंगे। अब बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि हमको बेसिक चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन रहा है। तो जो जोहानन फ्रेडरिक ब्लूमेनबर्ग है, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसमें भी बहुत कुछ है जो कि हम धीरे धीरे टाइम के साथ अंडरस्टैंड हो जाएगा हमको। और कोर फोकस जो होता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। कैसे डेवलपमेंट हुआ ह्यूमंस का फिजिकली, और वही हमने देखा थ्रू इवोल्यूशन, फॉसिल, बोन्स एंड जेनेटिक्स के थ्रू। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या, हमारा फोकस कहाँ रहता है ज्यादा करके, मेन वर्ड है कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, मैरिज, रिलीजन एंड कस्टम्स। अब ये सब क्या है ना, बहुत ही क्यूरियस टॉपिक होता है। जब हम कल्चर पढ़ेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, तो हम देखेंगे कि कल्चर होता क्या है। जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में एक हर सोसाइटी का एक डिफरेंट कल्चर होता है। क्यों वो जो कल्चर डिफरेंट होता है वो अदर कल्चर से क्यों वेरी करता है, क्योंकि उनका जो जोग्राफिकल सेटिंग है वो अलग होता है। हम देखेंगे कि जो कोस्टल रीजन्स पे रहेंगे उनका डाइटरी पैटर्न अलग होता है कंपैरेटिव टू जो मेन लैंड में रहेंगे नॉर्मल ह्यूमंस। बिकॉज जो कोस्टल पे रहेंगे तो उनके पास अवेबिलिटी ज्यादा करके फिशेस या मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स की अवेबिलिटी ज्यादा होगी फूड की। और जो मेन लैंड में होंगे उनके पास वीट, बार्ले, ट्री फूड्स, ये सब की अवेबिलिटी ज्यादा होती है। तो कल्चर इकोनॉमी पे बहुत बेस करता है। ये हम देखेंगे कल्चर की स्टडी में फैमिली में। अभी हमने जैसे कि देखा कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ये हम फैमिली के उसमें देखेंगे। देन हम देखेंगे मैरिज। मैरिज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज होते हैं, मोनोगेमस मैरिज, पॉलीगेमस मैरिज, सोरोरल मैरिज, ये सब चीज हम मैरिज में देखेंगे। फिर मैरिज कैसे इवॉल्व हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैरिज कैसे इवॉल्व हुआ। ये फर्दर क्लासेस में हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज मैं आपको अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ कि हर चीज की नीड होती है। जैसे कोई भी चीज सोसाइटी में इवॉल्व हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई नीड होगी, तभी वो इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेंट है मैरिज में, तो मेल की भी कुछ पर्सनल नीड होगी और फीमेल्स की भी पर्सनल नीड होगी। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जो वुमेन्स का पेल्विक गर्डल है, ये सब चीजें, अब इससे भी डरिए मत, क्योंकि फ्यूचर क्लासेस में हम लोग इसको अभी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर क्लासेस में जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड यूज टू हो जाए कि व्हाट इज पेल्विक गर्डल। बोलते हैं ना, ऐसा ना रहे कि अचानक से आपको सब कुछ न्यू लगे। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो हम ये सब मैरिज में देखेंगे कैसे इवॉल्व हुआ। देन रिलीजन, रिलीजन में भी
हम देखेंगे कहीं पर कृष्णिज्म है, कहीं पर हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है। हम ऐसे हिस्ट्री में या फिर आपने उसमें स्टडी किया होगा कि बुद्धिज्म काउंटर रिलीजन था हिंदुइज्म से। तो क्यों इवॉल्व होने का, हर चीज का एक नीड और रीजन था। तो वही चीज हम रिलीजन में देखेंगे कि मिथ्स क्या है, मैजिक क्या है, ये सब चीज हम डिटेल में कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे। फिर कस्टम्स क्या हुआ। और जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसका जो मेन कोर फोकस होता है ना, वो होता है ह्यूमन सोशल लाइफ पे। जैसे बायोलॉजिकल का एंथ्रोपोलॉजी का था ह्यूमन डेवलपमेंट पे, फिजिकल डेवलपमेंट पे, इसमें ह्यूमन सोशल लाइफ पे हमारा कोर फोकस रहेगा। और फादर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हमने पहले ही देखा कि ईबी टाइलर को हमने कंसिडर किया हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी में हम किससे डील करते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या स्टडी करता है, पास्ट ह्यूमन लाइफ को स्टडी करता है। टूल्स जो कि पास्ट में यूज हुए होते हैं, जैसे स्टोन टूल्स, कॉपर टूल्स, ये सारी चीज को हम पढ़ेंगे। फिर पॉटरी। अब जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट पॉटरीज को डिफरेंट टाइम पे यूज किया जाता था, जैसे रेड वेयर पॉटरी, डिजाइनर पॉटरीज। अब जैसे एक बेसिक आप समझिए, जैसे जब भी आप पहले कोई चीज बनाएंगे तो उसको सिंपल वे में बनाएंगे। फिर जब आप उसको पॉटरी को बनाने लग जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो आप उसको डेकोरेट करना चाहेंगे कि अब मैं इसको कितना डेकोरेट करूँ, अलग अलग वे में डेकोरेट करूँ। तो वो जो प्रोसेस है, उसको हम स्टडी करते हैं कि इस टाइम पे ये पॉटरी में इतना इवोल्यूशन था, इतना इवॉल्व हो चुका था कल्चर। उसके बेसिस में हम कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। देन टूल्स को भी हम उसी तरीके से देखते हैं कि पहले स्टोन टूल्स था, स्टोन टूल्स में भी क्राइटेरियाज थे कि कैसे स्टोन टूल्स को रिफाइनमेंट के थ्रू मोर रिफाइन किया गया, बोलते हैं ना। तो वो इवॉल्व हुआ थ्रू द प्रोसेस। तो वो कैसे हम देखेंगे, आर्कियोलॉजी के थ्रू। जब हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को स्टडी करेंगे तो हमको पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में ये स्टोन टूल्स मिले थे। फिर एंशियंट सिविलाइजेशन, कोई इसका बेस्ट एग्जांपल है एंशियंट सिविलाइजेशन का हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, और वी कैन कॉल सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस वजह से बिकॉज वो इंडस और सिंधु नदी के पास में पूरा सिविलाइजेशन हमको मिला था, जो कि अब वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे हमको पता चला है। जब ये नेमिंग हुआ था तब वो इंडस वैली के पास ही था सिविलाइजेशन, लेकिन बाई इन फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के थ्रू हमको पता चला कि ये बहुत ही वाइड था, खाली इंडस वैली तक नहीं सीमित था, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था। फिर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम समझ पाते हैं, उधर का कल्चर कैसा था, उधर का जो पॉटरी कैसा था, उधर ग्रेनरीज हम देखते हैं, बिग, बोलते हैं ना, डिफरेंट चीजेस, उधर के वॉल्स देखते हैं, उधर के जो ब्रिक्स होते हैं, बर्न ब्रिक्स, उनको स्टडी करते हैं, बोलते हैं ना। तो वो सब चीज को हम स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजी में। और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी हम किसको कंसिडर करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। वो इतने इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन ऑफ इंडिया। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पीपीटी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, लैंग्वेज को, प्रोसेस। इसमें हम प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल वेरिएशंस इन लैंग्वेज को स्टडी करते हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, कि कैसे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है। वर्बल मींस हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लाइक नाउ आई एम यूजिंग वर्ड्स, दिस इज कंसिडर्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। एंड जो फेशियल रिएक्शंस होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो अक्रॉस टाइम एंड स्पेस उसमें कैसे इवोल्यूशन आया, वो डिटेल में हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि फोनेक्स, फोनेटिक्स, ये सब चीज हम डिटेल में लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में डील करेंगे। और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के फादर हम फ्रांस बोस को कंसिडर करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। अभी हमने ये 4 ब्रांचेस को तो स्टडी कर लिया, बस उसमें ये याद रखना है आपको स्पेशली कि ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल, बाकी ये 4 ब्रांचेस कॉमन है ऑल स्कूल्स। नाउ हिस्ट्री, व्हाट, अब हिस्ट्री भी जानना भी बहुत जरूरी है ना, कि एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री कैसे रही, कैसे ये एकेडमिक सब्जेक्ट बना। इनिशियल स्टेजेस भी रहे होंगे इनके, और वो अर्ली स्टेजेस में जाते हैं, जैसे कि एंशियंट थिंकर्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल हेरोडोटस, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी कंसिडर किए जाते हैं, एरिस्टोटल। इन लोग ने देखा कि उस टाइम पे कल्चर्स क्यों, अदर कल्चर्स और अपने कल्चर को कंपेयर किया कि डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो इस वजह से उस टाइम पे एक बेसिक रूट्स हो गया था कि सीड्स हो गए थे कि जिसको हम
अर्ली पीरियड से कंसिडर कर पाते। फिर मेडिवल पीरियड में जो ट्रैवलर्स थे लाइक मैक्रोपोलो, इब्न बतूता, इन लोग के ट्रैवल अकाउंट्स में इन लोग ने डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लेन किया कि while traveling they had saw different cultures फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो चीज को भी हम कंसिडर करेंगे, तो ये सारी चीज अर्ली पीरियड में काउंटर होती थी। देन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में ऐसा है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था वो बिगिन हो गया अराउंड 14 15 सेंचुरी के आसपास। तो जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम पे ब्रिटिश ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया कि क्यों ये पीपल्स डिफरेंट है, उनको रूल करने के लिए उन लोगों को समझना जरूरी है। तो उन्होंने एथनोग्राफी स्टार्ट किया। अब एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी, जब कोई भी एक स्पेसिफिक कल्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तो उसको हम एथनोग्राफी कंसिडर करते हैं। तो एथनोग्राफिक स्टडी की डिफरेंट कल्चर्स की टू अंडरस्टैंड, तो उस टाइम पे कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाला गया ब्रिटिश के थ्रू। तो इस वजह से इसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। बट इस एज में क्रिटिसिज्म भी है कि ये जो एज है वो कम्प्लीटली एथनोसेंट्रिक था। एथनोसेंट्रिक मतलब दो पर्सपेक्टिव में स्टडी करने के लिए एक कल्चर को, एक एथनोसेंट्रिक और एक कल्चरल रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि जो पर्सन है या फिर जो साइंटिस्ट है जो कि स्टडी कर रहा है कल्चर को, वो अपने पर्सनल कल्चर को सुपीरियर रखता है और जो कल्चर को स्टडी कर रहा है उसको इंफीरियर काउंट करता है। और इस वजह से उसको एथनोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। और जो कल्चरल रिलेटिविज्म होता है ना, उसमें जो थिंकर या फिर जो साइंटिस्ट होता है वो अपने कल्चर को साइड में रख के जो कल्चर को स्टडी कर रहा है उसको भी उतना इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि एवरी कल्चर इज यूनिक अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल नीड्स। तो ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन रहा। इसमें इम्पोर्टेंट रहे लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्प्यूकी एक्सेट्रा, बहुत सारे रहे। लाइक फिर क्रिश्चियन मिशनरीज भी रहे बहुत से इंपॉर्टेंट। वो मिशनरी एक्टिविटीज के थ्रू दूसरे कल्चर्स को समझते थे ताकि वो कन्वर्ट कर सके दूसरे रिलीजन के पीपल्स को क्रिश्चियनिज्म में। इस वजह से इस पीरियड को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कंसिडर किया जाता है। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक डोमेन में स्टडी करने किया जाने लगा, और इसका कंप्लीट फोकस फ्यू एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जाता है लाइक ईबी टाइलर, लुइस हेनरी मॉर्गन, जेम्स फ्रेजर, चार्ल्स डार्विन। और स्पेशली ईबी टाइलर एंड मॉर्गन एंड फ्रेजर जो थे, इनको इवोल्यूशनिस्ट का अकाउंट किया जाता है। इनके अकॉर्डिंग जो कोई भी कल्चर रहा है वो एक सिंगल लीनियर पाथ में इवॉल्व हुआ है। लाइक हमने पहले भी देखा है कि सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड नाउ सिविलाइजेशन, ये एक लीनियर पाथ में, जो पहले जो कम्युनिटी थी वो सेवेजरी फॉलो करती थी लाइक हंटिंग गैदरिंग, एंड देन बार्बरिज्म, और नाउ सिविलाइजेशन आ चुका है। तो ये एक लीनियर पाथ में पूरे कंप्लीट कल्चर को स्टडी करते हैं। And the 19th century anthropology was dominated by evolutionary thinkers, as we have studied E.B. Tyler, Morgan, and Fraser. And 20th century was more fieldwork and participant observation concentrated. Important thinkers थे इस पीरियड में फ्रांस बोआज, ब्रोनिस मेलिनोस्की, मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट। ब्रोनिस मेलिनोस्की को स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड फ्रांस बोआज को भी। फ्रांस बोआज वाज एन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने अपना पर्सनल थियरी दिया था, और ब्रोनिस मेलिनोस्की का थियरी था फंक्शनलिज्म। हम ये सारी चीजें फर्दर क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। कोई भी चीज अभी हम जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आप यूज टू हो जाए, और टाइम के साथ हम वो वर्ड्स को फिर कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। 20th सेंचुरी में जो साइंटिफिक स्टडी रही है वो थियोरेटिकल एंड फील्ड वर्क बेस पे होने लगी। डेवलपमेंट कंप्लीटली होने लगा जो एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में था। पहले आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, लाइक वो बैठ के दूसरे कल्चर को बुक्स के थ्रू या दूसरे अकाउंट्स के थ्रू पढ़ते थे। अब के जो 20th सेंचुरी में थे, वो खुद जाके एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो उधर जाके पार्टिसिपेट करते थे दूसरे कल्चर्स में, और फिर नोटिस करते थे क्या डिफरेंस रहा है कल्चर में, और कैसे वो दूसरे कल्चर से डिफरेंट है, या फिर उनमें जो कल्चर फॉलो हो रहा है कोई भी स्पेसिफिक चीज है वो क्यों फॉलो हो रही है। इस वजह से इसको कम्प्लीटली थियोरेटिकल एंड फील्ड वर्क बोथ कंसिडर किया जाता है। अब मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी की प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं, तो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी में हम
मॉडर्न डोमेन्स को देखेंगे। ये सब तो प्रीवियस डोमेन्स थे जो हम स्टडी करते आ रहे थे। अब मॉडर्न डोमेन्स में क्या चैलेंजेस है, जैसे ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी में भी इवोल्यूशन आ रहा है ना टाइम के साथ, तो हम उसको भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन की वजह से लोगों को क्या इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन रेस पे। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन रेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें हम मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे, और मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीटली फील्ड वर्क और थियरी बेस्ड है। और इसका जो फोकस होता है ना, वो कंप्लीटली कल्चरल रिलेटिविज्म पे होता है। और पहले हमने देखा एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में कि वो एथनोसेंट्रिज्म पे बेस होता है। नाउ हम देख रहे हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म में, इसमें स्टडी ह्यूमंस में भी हम देख रहे हैं कि ह्यूमन की स्टडी में भी हम लोग इवॉल्व हो रहे टाइम के साथ, और एक स्पेकुलेटिव इवोल्यूशनिस्ट डोमेन में जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे हमने देखा कल्चरल रिलेटिविज्म के थ्रू हम जो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम रिड्यूस करते हैं कि ब्लैक रेस इज नॉट गुड और नॉट वाइट रेस आर सुप्रीम। ये चीज को हम रिड्यूस करते हैं टाइम के साथ। और it also promotes understanding about the different races and cultures. It helps in development planning, like चीजें लाइक एर्गोनॉमिक्स एक टॉपिक है, बोलते हैं ना, जिसमें हम देखेंगे कि ह्यूमंस के बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका जो फिजिकल आजू बाजू का स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन किया जाता है, लाइक स्टडी एरिया, फिर जो एयरप्लेन में कॉकपिट होता है, ये सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। तो ये सब डेवलपमेंट प्लानिंग है। फिर डेवलपमेंट प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जैसे ट्राइबल अफेयर्स होता है या फिर रूरल एरियाज होते हैं, उनमें हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बहुत नीड होती है। वो पहले वो कल्चर को समझते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग न्यूली गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई वो उनके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं, वो उनको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है या फिर नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद ही हम वो जो डेवलपमेंट का प्लानिंग है या पॉलिसी है उस पे इम्पैक्ट लाएंगे। नाउ लेट्स कंक्लूड व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन फ्रॉम केव्स टू सिटीज। हमने पहले ही देखा कि वो केव्स में रहते थे, उधर से सिटीज तक जो इवोल्यूशन रहा है वो कैसे रहा। Anthropology provides a holistic understanding of human beings by studying their biological evolution, cultural diversity, social institution, and behavioral pattern across time and space. Thank you guys for this much of concentration. So here we end our topic. Don't forget to like, share, and subscribe.